नया पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं java.util पैकेज। java.util पैकेज बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने लिखा import java.util.asterisk। अब java.util पैकेज के अंदर काफी सारी क्लासेस होती हैं, यूटिलिटी क्लासेस जैसे स्टैक, वेक्टर, रैंडम, कैलेंडर, डेट, ऐसी काफी सारी क्लासेस होती हैं। आपके सिलेबस में जो क्लासेस है वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास है स्टैक। तो फर्स्ट क्लास है स्टैक क्लास। स्टैक आप लोगों ने सी में पढ़ा हुआ है, एक के ऊपर एक आइटम्स प्लेस होते रहते हैं। इसमें जो भी सबसे लास्ट में प्लेस किया गया वो सबसे पहले बाहर निकलता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में प्लेस किया गया वो सबसे पहले बाहर निकलता है। तो मैंने यहाँ पे स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैक ए इक्वल टू न्यू स्टैक। इससे स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर? बिना आर्ग्यूमेंट वाला। फिर मैंने यहां लिखा a.empty। तो स्टैक क्लास का प्री डिफाइंड मेथड होता है empty। अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कुछ है तो फॉल्स। तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है। अब मैंने स्टैक में स्टोर किया a.push। स्टैक का प्री डिफाइंड मेथड है पुश। इसका यूज करके स्टैक में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं किसी भी टाइप की। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया इंडिया। इंडिया के ऊपर आएगा जॉर्डन, फिर कुवैत और फिर लाइबेरिया। तो ये चार आइटम्स मैंने स्टैक में स्टोर कर दिए। अब अगर मैं लिखूंगा a.empty तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो empty मेथड ट्रू रिटर्न करता है अगर स्टैक empty है, और अगर स्टैक में कुछ आइटम्स हैं तो फॉल्स। स्टैक में कितने आइटम्स हैं ये पता लगाना हो तो साइज मेथड होता है। अब स्टैक के अंदर जो मैंने आइटम्स स्टोर किए हैं वो किस सीक्वेंस में स्टोर होंगे वो देखें अपन। सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या स्टोर हुआ है? इंडिया। सबसे पहले स्टैक में स्टोर हुआ है इंडिया। फिर उसके ऊपर स्टोर हुआ है जॉर्डन। फिर उसके ऊपर स्टोर हुआ है कुवैत, और उसके ऊपर स्टोर हुआ है लाइबेरिया। जो सबसे लास्ट में पुश किया है वो सबसे ऊपर स्टोर होगा। अब अगर मैं पॉप मेथड यूज करता हूं, स्टैक का प्री डिफाइंड मेथड है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है? स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करता है और उसको रिमूव भी कर देगा। तो इसका मतलब इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा? लाइबेरिया, और इसको रिमूव भी कर देगा। तो अब अगर ये रिमूव हो गया तो अब स्टैक में कितने आइटम्स बचेंगे? 3 आइटम। तो इसका साइज क्या आएगा? 3। तो पॉप जो मेथड जो होता है वो स्टैक के टॉप पे जो भी आइटम है उसको रिटर्न करता है और उसको रिमूव भी कर देता है। अब स्टैक के टॉप पे जो आइटम है मुझे उसको रिमूव नहीं करना है, मुझे तो चेक करना है कि स्टैक के टॉप पे क्या आइटम है, वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो स्टैक के टॉप पे जो आइटम है वो पता लगाने के लिए मेथड होता है पीक। तो अभी स्टैक के टॉप पे क्या है? कुवैत, क्योंकि लाइबेरिया तो रिमूव हो चुका है। अब स्टैक के टॉप पे क्या है? कुवैत। तो पीक मेथड क्या रिटर्न करेगा? कुवैत। अब मैंने यहाँ पे लिखा a.pop। पॉप मेथड का रिटर्न डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। मुझे उसको स्ट्रिंग में स्टोर करना है तो मुझे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा? पॉप स्टैक के टॉप पे जो भी आइटम होगा उसको रिटर्न करेगा और रिमूव भी कर देगा। तो अभी स्टैक के टॉप पे क्या है? कुवैत। तो ये उसको रिटर्न करेगा और रिमूव भी कर देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कुवैत।
असाइन करना है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप मेथड का रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट, मुझे इसको एन में स्टोर करना है, एन का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, कुवैत। अब कुवैत भी रिमूव हो गया, पॉप किया तो। अब अगर मैं पीक करूंगा तो टॉप पे क्या है, जॉर्डन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जॉर्डन। स्टैक के अंदर मैं किसी भी तरह की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूं। अब मैंने लिखा a डॉट पुश 100, इससे स्टैक में 100। अब मैं जब स्टैक को प्रिंट करवाता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, तो स्टैक में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब प्रिंट हो जाएंगी, इंडिया कॉमा जॉर्डन कॉमा 100। तो स्टैक को डिस्प्ले करवाने पे स्टैक के अंदर की सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाती हैं कॉमा से सेपरेट होके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज भी अपने आप लगे हुए आएंगे आउटपुट में। नेक्स्ट है स्टैक में सर्चिंग करना। ध्यान से सुनना है इसको आपको। मैंने एक स्टैक लिया, वही स्टैक के अंदर वही कंट्रीज पुश किए हुए हैं जो पहले थे। अब मैंने लिखा a डॉट सर्च जॉर्डन। स्टैक के अंदर पुश क्या हुआ है अपन देखें वापस से स्ट्रक्चर। स्टैक के अंदर सबसे पहले आया है इंडिया, इंडिया के ऊपर प्लेस हुआ है जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर प्लेस हुआ है कुवैत, और इसके ऊपर प्लेस हुआ है लाइबेरिया। अब अगर मैं देखूं a डॉट सर्च जॉर्डन, a डॉट सर्च जॉर्डन, जॉर्डन को सर्च करेंगे तो जॉर्डन टॉप से कितनी दूर है, लाइबेरिया 1, कुवैत 2, जॉर्डन 3, तो इसका आंसर आएगा 3। टॉप से कितने एलिमेंट्स दूर है, तो जॉर्डन टॉप से 3 एलिमेंट्स दूर है, आंसर आया 3। ए डॉट सर्च लाइबेरिया, लाइबेरिया तो टॉप पे ही है, तो इसका आंसर आएगा 1। ए डॉट सर्च मालदीव्स है ही नहीं, तो आंसर आएगा -1। अगर मैं चाहूं यूजर से इनपुट लेके सर्च करना है तो मैंने के नाम का वेरिएबल लिया, उससे यूजर से कंट्री नेम का इनपुट लिया। ए डॉट सर्च के, ए मतलब स्टैक में सर्च करेगा, के मतलब जो यूजर ने दिया है। अगर मिल जाएगा तो उसकी पोजीशन पीओएस में आएगी, और नहीं मिलेगा तो पीओएस में -1 आएगा। तो अगर पीओएस में 0 से ज्यादा आता है मतलब मिल गया, तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया कंट्री फाउंड एट पोजीशन प्लस पीओएस, और अदरवाइज मैसेज डिस्प्ले करवाया कंट्री नॉट फाउंड। तो सर्च एक प्री डिफाइंड मेथड है, ये स्टैक के अंदर जो भी अपन यहाँ पे पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में उसको सर्च करेगा, और टॉप से कितनी दूर है वो रिटर्न करेगा। अगर टॉप पे मिल जाएगा तो 1 2, यहाँ मिलेगा तो 3, यहाँ मिलेगा तो 4, नहीं मिलेगा तो -1। हाँ सिद्धार्थ पूछो। हाँ सिद्धार्थ पूछो, क्या पूछना है आपको। सिद्धार्थ। नेक्स्ट। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लें, किसी को भी। तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं वेक्टर क्लास। वेक्टर क्लास भी जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है।
वेक्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स देखें। सबसे पहले वेक्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर p इक्वल टू न्यू वेक्टर। वेक्टर होता क्या है पहले अपन ये समझें। एक तो एरे होती है जिसका साइज तो फिक्स होता है। 5 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर करी तो उसमें 5 वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। और एरे का कुछ डेटा टाइप भी होता है। इंट टाइप की एरे डिक्लेयर करी तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अब वेक्टर क्या होता है? ऑटोमेटिकली ग्रोएबल एरे। ऐसी एरे जिसका साइज रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ता जाए। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें अपन n नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं जो कि एरे में नहीं कर सकते हैं। एरे में तो जितना एरे का साइज है उतनी वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। वेक्टर का साइज देते ही नहीं है, इसमें n नंबर वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। प्लस वेक्टर के केस में किसी भी टाइप की वैल्यूज स्टोर हो सकती है। एरे में तो जिस टाइप की एरे है उस टाइप की वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। वेक्टर में आप किसी भी टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो मैं एक वेक्टर के अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, उसी में स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, बूलियन भी स्टोर कर सकता हूँ, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। तो वेक्टर सबसे सिंपल टर्म्स में कहें तो एक इस तरह की एरे जिसका साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ता है और जिसमें किसी भी टाइप की वैल्यूज, मतलब अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। तो वेक्टर मैंने बनाया वेक्टर p इक्वल टू न्यू वेक्टर। तो जैसे एरे में तो साइज होता है कि उतने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती है, वैसे ही वेक्टर में बाय डिफॉल्ट 10 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी अलोकेट होगी। अगर मैं बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा तो वेक्टर की कैपेसिटी क्या होगी? इनिशियल 10। जैसे स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी होती है बाय डिफॉल्ट 16, तो वेक्टर की डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 10। जब वो फुल हो जाता है तो कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। अगर मैं चाहूं कि 10 की जगह मैं वेक्टर की कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट कुछ और करूं तो ये वेक्टर की कैपेसिटी, मैंने ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, वेक्टर की कैपेसिटी मैंने 18 पास करी। तो Q नाम का जो वेक्टर होगा उसकी कैपेसिटी होगी 18। ये तीसरा कंस्ट्रक्टर R इक्वल टू न्यू वेक्टर 20,5। इसका मतलब वेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी तो 20 होगी, फिर जब ये फुल हो जाएगा तो 5 से इंक्रीज होगा, कैपेसिटी 5 से इंक्रीज होगी। तो 20 के बाद इसकी कैपेसिटी 25 होगी, फिर 30 होगी, फिर 35 होगी, फिर 40 होगी, फिर 45 होगी। मतलब कैपेसिटी 5-5 से बढ़ेगी। अब ऊपर वाले दोनों में तो मैंने बताया नहीं कितने कितने से बढ़े। तो जब मैं ऐसा नहीं बताता हूं तो वेक्टर की कैपेसिटी अपने आप डबल होती है। तो P के केस में इसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 है, तो जब 10 एलिमेंट्स में आ जाएंगे तो इसकी कैपेसिटी 20 हो जाएगी। जब 20 आ जाएंगे तो 40 हो जाएगी, 40 आ जाएंगे तो उसकी डबल 80 हो जाएगी। R के केस में मैंने कैपेसिटी दी है 18, कितने कितने से इंक्रीमेंट हो वो नहीं दिया है। तो 18 जब ये फुल हो जाएंगे तो इसकी कैपेसिटी 36 हो जाएगी, फिर 36 भी फुल होने पे 72 हो जाएगी। कैपेसिटी पता लगाने के लिए कैपेसिटी नाम का मेथड होता है। P की कैपेसिटी क्या है? 10, Q की 18 और R की 20। अब वेक्टर के अंदर इज एम्प्टी मेथड होता है। वेक्टर अगर खाली है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी तो P, Q और R तीनों ही खाली हैं, तीनों का ही इज एम्प्टी मेथड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। वेक्टर में स्टोर कैसे करेंगे अपन एलिमेंट? Q डॉट एड एलिमेंट, पहले कंट्री का नाम दिया मैंने नेदरलैंड, ये पहला एलिमेंट है। फिर Q डॉट एड एलिमेंट इंडिया, Q डॉट एड एलिमेंट फिलीपींस। तो ये 3 एलिमेंट ऐड हुए हैं इसमें। Q की कैपेसिटी है 18, अभी Q में एलिमेंट ऐड हुए हैं 3। ये पहला एलिमेंट है नेदरलैंड, दूसरा इंडिया, तीसरा फिलीपींस। अब इस एम्प्टी मेथड को कॉल करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। Q डॉट साइज लिखेंगे तो आंसर आएगा
3। साइज मेथड रिटर्न करता है वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए तो q डॉट एलिमेंट एट 1, मतलब 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो 0 इंडेक्स पे तो है नेदरलैंड, 1 पे इंडिया, 2 पे फिलीपींस। तो एलिमेंट एट ऑफ 1 से क्या आएगा, इंडिया। q डॉट एलिमेंट एट ऑफ 0, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। वापस एलिमेंट एट मेथड जो है वो क्या रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट। मैं इसको स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर सकता। अभी तो मैंने कमेंट बनाया है, अगर मैं कमेंट हटा दूंगा तो एरर आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा q डॉट एलिमेंट एट ऑफ 0, ये 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। इसको मैंने स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया और a में स्टोर किया। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, नेदरलैंड, वो डिस्प्ले होगा। जब अपन वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एलन वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अपने वेक्टर में 3 एलिमेंट हैं, नेदरलैंड, इंडिया, फिलीपींस, ये तीनों डिस्प्ले होंगे।